तो हम लोग पिछले क्लास में कार्बोकेटायन के शिफ्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, और शिफ्टिंग भी हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ पर, तो साइक्लिक सिस्टम में। और आप लोगों को बताए थे कि जब भी ये पॉसिबल हो, एक 4 मेंबर रिंग शिफ्टिंग के द्वारा 5 मेंबर रिंग में बदल जाता है, और 5 मेंबर रिंग को मौका मिलेगा तो वो 6 मेंबर रिंग में ये हो जाएगा। ठीक है। जब ये सारा चीज समझा रहे थे तो किसी एक बच्चे ने कहा कि सर, अगर कहीं पर 3 मेंबर्ड रिंग हो और 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर में कोई कार्बन हो और कार्बन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या वहां पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगा? तो देखिएगा, अब उसी का जवाब देने का समय है। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है और 3 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, एक चीज बताना, पहले हम कुछ आगे इसमें बढ़ें उसके पहले आप ही लोग बताना, यह कार्बोकेटायन देखा सुना हुआ लग रहा है क्या? इसके बारे में कभी चर्चा किए हैं हम लोग? तो हाँ, इनफैक्ट एक पूरा लेक्चर ही इस पर बना था, पूरा का पूरा लेक्चर ही इसी पर हुआ था कि यह कार्बोकेटायन जो होता है अप्रत्याशित रूप से स्टेबल होता है। अरे बेटा, शिफ्टिंग होने का उद्देश्य क्या है? शिफ्टिंग का उद्देश्य क्या है? शिफ्टिंग का उद्देश्य होता है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर ये कार्बोकेटायन अपने इसी रूप में ज्यादा स्टेबल है तो ये भला शिफ्टिंग में भाग क्यों ले? तो ये शिफ्टिंग में भाग नहीं लेता है। ठीक है, जानते हो बेटा, ये कह देना कि ये शिफ्टिंग में भाग ही नहीं लेता है, ये भी आंशिक रूप से गलत है। इनफैक्ट ये शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करता है, शिफ्ट होकर ये इस तरह का कार्बोकेटायन भी बनाता है। आप गौर करो, जितने भी शिफ्टिंग का एग्जाम्पल हम बताए हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल में इरिवर्सिबल साइन दिए थे, जबकि यहाँ पर कैसा साइन दे रहे हैं? रिवर्सिबल साइन दे रहे हैं। ये कुछ मात्रा में इसमें बदलता है, लेकिन ये कन्वर्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, और ये बना हुआ कैटायन, कार्बोकेटायन, वापस अपने इसी रूप में बदल जाया करता है। और जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा मात्रा में किसका हुआ करेगा? प्रीवियस वाले का हुआ करेगा। और ज्यादा मात्रा में इसका कंसंट्रेशन होने के कारण इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 1 से कम हुआ करेगा। अरे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से छोटा नहीं हो जाएगा। मजेदार बात जानते हो क्या है? इतना भी इसको दीनहीन नजरों से नहीं देखना है। इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि एक तरफा इधर ही शिफ्ट होता है। ये इक्विलिब्रियम लगभग 60-40 के रेंज में हुआ करता है। इनफैक्ट उससे भी कम ही डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसमें बदलता है, लेकिन मेजर अभी भी जो होता है वो यही वाला होता है। इतना बात समझ गए शिफ्टिंग के बारे में जो कहना था हमको। और अगला लाइन जो हम कहने जा रहे हैं वो सुनना, और इसको ध्यान से सुनना। कहीं कहीं पर इसका बहुत ज्यादा स्पेशल यूज है, कहीं कहीं इसका बहुत ज्यादा खास यूज होता है। कौन सा लाइन हम कहने जा रहे हैं? अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और भले ही उसके अगल बगल कितना भी ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर मौजूद हो, हाइपर कंजुगेशन काफी हो, रेजोनेंस काफी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन पर अगर लोन पेयर वाला एटम मौजूद हो तो फिर यहां पर भी शिफ्टिंग होगा। हमने जो बात बोला है उसको लिख कर सामने दिखा रहे हैं। जैसे मान लो एक कार्बन है, और यहां पर क्या है कि इसके बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और मान ले कि इसमें हाइपर कंजुगेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बगल वाले सेंटर पर कोई लोन पेयर वाला एटम मौजूद हो, उसके बगल वाले सेंटर पर क्या मौजूद हो?
तो यहां भी शिफ्टिंग होगा। सर यहां शिफ्टिंग कैसे होगा, क्यों होगा शिफ्टिंग? तो यहां पर शिफ्टिंग इसलिए होता है, याद है तो लोगों को एक बात बताए थे, क्या बात बताए थे कि एक नॉर्मल कार्बोकेटायन की तुलना में वह कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इनफैक्ट काफी ज्यादा स्टेबल होता है जिस कार्बोकेटायन के बगल वाले सेंटर पर क्या मौजूद हो, लोन पेयर वाला चीज मौजूद हो। याद है ये बात बताए थे आप लोगों को, बिल्कुल वही वाला चीज यहाँ भी है। अरे बेटा जानते हो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, अगर यहाँ पर ये वाला हाइड्राइड यहाँ माइग्रेट करके आ जाए, अगर ये हाइड्राइड यहाँ माइग्रेट करके आ जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाए, तो ये दिखने वाला कार्बोकेटायन कैसा दिखेगा, ये OH और इधर दिखेगा ये CH3, ये CH3 और अभी अभी उधर से माइग्रेट होकर आया है कौन, हाइड्रोजन आया है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर होगा कि ये अपना लोन पेयर देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को परमानेंटली क्या कर देगा, ऑक्टेट पूरा कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अरे बेटा जैसे ही ये लोन पेयर देगा, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगेगा, डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ का स्ट्रक्चर तो जैसा है वैसा का वैसा ही। और अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिलीज करके ये ऑक्सीजन विद द लॉस ऑफ प्रोटॉन ये एक न्यूट्रल और स्टेबल चीज में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, यह एक न्यूट्रल और स्टेबल चीज में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। देखो तो यह कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, यह कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला शिफ्टिंग का एग्जांपल जरूर 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 से याद रखना है। इतना समझाने के बाद इस पर जो हम लैंग्वेज बोले थे, जो लाइन बोले थे, वो एक बार फिर से बोल देते हैं। अगर किसी कार्बन पर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बगल वाले सेंटर पर कोई लोन पेयर वाला एटम हो, तो भले ही वो इनिशियल कार्बोकेटायन के अगल बगल कितने भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, वहां भी शिफ्टिंग होगा ही होगा, वहां भी शिफ्टिंग जरूर हुआ करेगा। ठीक है, जब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तो एक रीअरेंजमेंट पढ़ना होता है, और हमको पक्का विश्वास है कि आपने नाम जरूर सुना होगा। एक रीअरेंजमेंट होता है जिसको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अरे बेटा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यही चीज होता है, ऐसा ही रिएक्शन होता है और यही कारण से होता है। हम यहाँ से आगे बढ़े तो हम अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो हम अभी चर्चा कर रहे थे शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायंस के बारे में। ठीक है, तो कार्बोकेटायन के शिफ्टिंग के बाद एक छोटा सा चीज है जिसके बारे में चर्चा करना है, और इसको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन। हम जो चीज अभी बताने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या चीज, तो इसको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ क्या बेटा, कार्बोकेटायन। अगर कहीं पर कार्बोकेटायन बन गया है तो वो कौन कौन सा रिएक्शन दिखा सकता है, तो देखते ही चलना। जानते हो बेटा कार्बोकेटायन के द्वारा दिखाया जाने वाला सबसे फेवरेबल रिएक्शन है कि यह किसी निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगर सॉल्यूशन में, अगर रिएक्शन मिक्सचर में कोई निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल हो, तो उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के तरफ दूर भी अगर हो, एक जगह प्लस हो और निगेटिव चार्ज कहीं दूर भी हो, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण खींचेगा अपने तरफ और उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो कार्बोकेटायन बनने के बाद सबसे ज्यादा जो जिस चीज का चांस होगा, if solution have some negatively charged nucleophile, then that carbocation will definitely react with that nucleophile and will form a neutral molecule। ये उसके साथ रिएक्शन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना ले। सुनो ना, अगर सॉल्यूशन में निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल का अभाव हो, अगर सॉल्यूशन में निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल कम हो, या निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जो रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है, जैसे सल्फेट एनायन या फॉस्फेट एनायन, ध्यान से सुनना, जैसे सल्फेट एनायन या फॉस्फेट एनायन, ये ऐसे एनायन होते हैं जो रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड
अपने आप में रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। तो अगर निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल न हो या ऐसे हो जो रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड न हो, तो फिर यह किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को, वाटर या अमोनिया जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को पकड़ेगा और उनका लोन पेयर अपने खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट करवा लेगा। अरे बेटा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अगर अपना लोन पेयर दे दे तो इनका तो प्लस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो प्लस यहां दिखने लगेगा। तो ये स्पेसीज कैसा बन जाएगा, ये CH3 CH2O और ये H और यहाँ प्लस, और फिर बाद में डी प्रोटोनेशन के द्वारा वो H+ निकाल कर ये खुद को बदल लेगा, इस तरह के न्यूट्रल स्पीसीज में बदल लेगा। इतना अच्छे समझ में आ गया। सुनो ना, अगर कहीं पर कोई कार्बोकैटायन बना है, अगर कहीं पर कोई कार्बोकैटायन बना है और टेम्परेचर थोड़ा सा एलिवेटेड है, हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में वह कार्बोकैटायन अपने बगल वाले सेंटर का एक हाइड्रोजन निकालकर एलिमिनेशन में भी इन्वॉल्व हो जाता है। ध्यान दिए हम क्या बोले। और ये चीज कब होता है, जब रिएक्शन मिक्सचर को क्या किया गया हो, हीट किया गया हो। अगर बने हुए कार्बोकैटायन को थोड़ा सा हीट का साथ मिल जाए तो वह कार्बोकैटायन अपने अंदर बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिलीज करके उसके साथ क्या बना लिया करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बना लिया करेगा, माने एलिमिनेशन के द्वारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाया करता है। इतना बात भी समझ गया। और सुनो ना, एक चीज और कहना है। क्या कहना है, उसके लिए नीचे भी लिख सकते हैं। सुन, अगर कहीं पर कोई कार्बोकैटायन बन गया है और कार्बोकैटायन को कोई एल्कीन का साथ मिल जाए, कार्बोकैटायन को क्या चीज का साथ मिल जाए, एल्कीन का साथ मिल जाए, ठीक है। अरे बेटा, जैसे H+ यहां जाकर अटैक करता था, इस पर प्लस डेवलप करवाता था, वैसा ही H+ के जगह पर ये भी तो काम करेगा, ये भी जाकर यहाँ अटैक करेगा और इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप करवा देगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दिए हम क्या बोले, जैसे इस एल्कीन को अगर H+ के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता, वह H+ यहाँ आकर अटैक करता है, इस सेंटर पर प्लस चार्ज आ जाता। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये प्लस आकर यहाँ अटैक और इस वाले सेंटर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये दिखेगा कैसा पूरा मॉलिक्यूल, ये CH3 CH प्लस और उधर क्या चीज CH2 और CH2 के बाद उधर क्या चीज, एक और CH2 एक और क्या चीज CH3। तो कहना हमको ये था, ध्यान देना बेटा, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। एक रिएक्शन होता है जिसमें किसको क्या नाम से बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें ढेर सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल जुड़कर लंबा चेन बनाते चले जाते हैं। वो इस तरह से भी होता है। शब्दों को गौर करना, एल्कीन का पॉलीमराइजेशन तीनों तरह से होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ऐसे ही होता है, एल्कीन के मिक्सचर में कोई कैटायन डाल दीजिए तो वो यहाँ जाकर अटैक किया, एक बड़ा कैटायन बनाया, इसको फिर से एक एल्कीन मिलेगा तो इस वो जाकर उसके डबल बॉन्ड पर, ये जाकर उसके डबल बॉन्ड पर अटैक, एक और बड़ा कार्बोकैटायन बनाया। तो किसी भी कार्बोकैटायन को अगर एल्कीन के कांटेक्ट में ला दो तो वो एक और बड़ा कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होते चला जाता है और ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन बन जाता है, ये लगातार चलते रहता है। तो किसी एल्कीन से कार्बोकैटायन को रिएक्शन करवाइए तो एक और बड़ा कार्बोकैटायन में बदल दिया करता है। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद इतने ही तरह में से किसी न किसी एक रिएक्शन का सहारा लेता है, इन्हीं रिएक्शनों में से कोई ना कोई एक रिएक्शन दिखाता है। ये इतना चीज समझ में आ गया। हम आगे बढ़े यहाँ से। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्बोकैटायंस के बारे में। कार्बोकैटायन से हम लोग आगे चलते हैं आज चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, कार्बन आयंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा। अरे बेटा, हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं कार्बन आयंस के बारे में। कार्बन आयंस
कार्बन आयंस कहते किसको है? तो कार्बन आयन हम लोग कहते हैं अगर किसी कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक ऑर्बिटल में एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी साथ में हो, इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन अपना है बट ये इलेक्ट्रॉन कोई यहां छोड़कर चला गया है और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण यहां निगेटिव चार्ज है, तो इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को, ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोला करते हैं? कार्बन आयन बोला करते हैं। ठीक है, एक बात सुनना बेटा, कार्बन आयंस जो होते हैं उनमें कम से कम ऑक्टेट का प्रॉब्लम नहीं होता है, इनका ऑक्टेट पूरा है। ध्यान दे, अरे बेटा 3 बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये कितने हो गए? 8। तो कार्बन आयंस उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितने ज्यादा रिएक्टिव, या उतने अनस्टेबल नहीं है जितने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कौन? कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि यहां कम से कम ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सुनो एक बात, खास बात, हम अगर पूछें, किससे पूछें, तो आप ही से पूछते हैं कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? कार्बन आयन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है बेटा? अरे 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया है वो क्या हो गया है? यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया है वो sp3 हो गया है। जानते बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही एक बहुत खास बात हमको समझाना है। अगर सब लोग ध्यान से सुनना, अगर कोई कार्बन आयन कंजुगेटेड हो, अगर कोई कार्बन आयन कैसा हो? कंजुगेटेड हो, तो उस समय उस कार्बन आयनिक सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2। हम ये क्या लाइन, कोई बहुत भारी चीज नहीं समझाने जा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सुनना, जैसे मान लो ये कंजुगेटेड एक कार्बन आयन दे दिया, ये CH2 माइनस। अगर हम लोगों को बोलता कि ये CH3 CH2 माइनस, यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही बोलेंगे। लेकिन अगर कंजुगेटेड कोई कार्बन आयन है, ये निगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन का पार्ट है, तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। अब कहने का मतलब कि सर ई क्या मामला है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उस समय sp3 अब sp2। हाँ बेटा, पता नहीं आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं है, हम ये चीज बहुत कायदे से समझाए थे जब हम रेजोनेंस समझा रहे थे। सुनना, हो सके रेजोनेंस में जो बताए हैं वो सुनकर बात याद आ जाए। जब हम रेजोनेंस बता रहे थे तब आपको बताए थे कि अगर कोई लोन पेयर कंजुगेशन में आने लगता है तो वह अपने आप को हाइब्रिड ऑर्बिटल से बाहर निकाल लेता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो रिजिड होते हैं, अपने जगह पर बेंड नहीं करते हैं, तो लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे तो फिर तो वो रेजोनेंस में भाग ही नहीं ले पाएगा। रेजोनेंस में क्या चाहिए? रेजोनेंस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने का काम होता है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज था? sp3। अगर यहाँ के लोन पेयर को रेजोनेंस में भाग लेना है तो वो कहेगा कि भाई हमको p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दो और हमको रेजोनेंस से बाहर निकाल दो। तो एक ठो p sp3 में से एक ठो p निकाल दीजिए, तो बचा हुआ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। और वो अब इसके साथ रेजोनेंस में भाग लेना शुरू कर देगा। सर ये बात क्या बता रहे हैं, बड़ा जटिल सा लग रहा है। एकदम जटिल नहीं है, सुनो। इसमें रेजोनेंस करवाओ, इसमें रेजोनेंस करवाओ। रेजोनेंस करवाओगे तो कैसे करवाओगे? कैसे होगा रेजोनेंस? अरे बेटा ये निगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग यहाँ, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ, यही होगा ना रेजोनेंस। यह जो
लोन पेयर था वो बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो इधर का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, माइनस, और ये CH डबल बॉन्ड यहाँ क्या चाहिए CH2। अब तुम ही बोलो ना, अब हम नहीं बोलेंगे, तुम ही बोलो अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। हम वही तो तब से समझा रहे हैं, अब तो तुम ही ना कर रहे हो sp2, अब तो हम कह भी नहीं रहे हैं। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है sp2, तो शुरू से ही sp2 था, उसका हाइब्रिडाइजेशन शुरू से ही क्या चीज था sp2 था। तो बात समझे, अगर कोई इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, अगर कोई इंडिविजुअल कार्बन आयन हो, इंडिविजुअल करने का मतलब वो किसी कंजुगेशन का पार्ट ना हो, तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है। लेकिन अगर कोई कार्बन आयन कंजुगेटेड हो तो उसको रेजोनेंस में भाग लेना हो, तो फिर उस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कार्बन आयन के इनके हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग आगे चलते हैं कार्बन आयन बनता कैसे है उस पर चर्चा करने के लिए, कार्बन आयंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात करने के लिए चलते हैं। सुनते रहना, हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए कार्बन आयंस का क्या चीज, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सुन रहे, अभी थोड़ा देर पहले हम बोले कि कार्बन आयन रिलेटिवली स्टेबल होता है, थोड़ा देर पहले कार्बोकैटायन से तुलना करके। सच्चाई ये है कि स्टेबल तो होता है, लेकिन कार्बन आयन बनाना बहुत हेडेक का काम है। कार्बन आयन जनरेट करना कतई आसान काम नहीं है। सर कार्बन आयन न बनता है, ये हम थोड़े बोल रहे हैं, हमने कहा कि मुश्किल है, कठिन है, इसका मतलब दोनों चीज उसमें छुपा है कि किसी न किसी तरीके से बनता। तो हम अगर कहें कि ये कम पढ़ता है, किसी बच्चा के बारे में हमने कहा कि ये कम पढ़ रहा है, तो इसमें दोनों चीज छुपा हुआ है। भाई पढ़ तो रहा है ना, कम से कम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बात पढ़ रहा है ना। तो देखो, कार्बन आयन बनाना कठिन काम है। आप क्या कीजिए कि कोई एक कार्बन चेन ले लीजिए और उस कार्बन चेन में कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए। कार्बन चेन ले लीजिए, कार्बन चेन में कोई क्या लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा कार्बन चेन को किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा कार्बन चेन को किसी बेस के साथ ट्रीट कर दीजिए। हाँ, जानते हो बेटा, कहीं भी किसी भी रिएक्शन में, कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर बेस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, किसी भी रिएक्शन में अगर बेस इन्वॉल्व होने लगा, तो वो बेस सबसे पहला काम करेगा, इफ मॉलिक्यूल हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन देन टू पुल दैट एसिडिक हाइड्रोजन विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी बेस। किसी भी बेस का पहला प्रायोरिटी होगा एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेना, ये इमीडिएट हुआ करेगा। बेटा पानी ले लो, पानी में HCl एसिड डालो, जैसे ही डालोगे वो H+Cl- में टूट जाएगा। बेस में तो ये चीज बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, बहुत तेजी में हो। एसिड बेस रिएक्शन बहुत तेज रिएक्शनों में से एक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन के हाइड्रोजन थोड़े एसिडिक हो चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन के हाइड्रोजन थोड़े क्या हो चुके होंगे, एसिडिक हो चुके होंगे। तो जैसे ही बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एज ए रिजल्ट इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर कैसा दिखेगा ये मॉलिक्यूल, ये CH3 CH- और इधर ये क्या हो गया NO2, इधर ये हो गया क्या चीज, ये NO2। आखिर जानते हो एक बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से उसके बगल के कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से उस ग्रुप के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि अगर हाइड्रोजन हटकर निगेटिव चार्ज डेवलप भी हो गया हो तो वो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करवा दिया जाएगा। क्या चीज के द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा। नहीं, ये माइनस, ये देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यहाँ रेजोनेंस होकर ये नहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो हम लाइन बोले थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक होता है, क्यों बोले थे? समझ में आ रहा है? जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो उस कार्बन के हाइड्रोजन थोड़े एसिडिक हो जाएंगे। क्यों ऐसा बोले थे? ये बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हटने के बाद जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो, ठीक है, जानते हो बेटा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। मिथिलीन बोलते हैं CH2 को। मिथिलीन बोला जाता है क्या चीज को? CH2 को। तो अगर कहीं पर कोई CH2 हो और इसके दो तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो ये ऐसा है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यह CH2 और यहां पर फिर से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मान लो NO2, तो यह अब क्या चीज का उदाहरण हो जाएगा? एक्टिव मिथिलीन। अरे बेटा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का pKa वैल्यू 8-9 के रेंज में हो जाता, माने ये ठीक ठाक एसिडिक हो जाते हैं। इनका pK वैल्यू 8-9 के रेंज में होने लगता है, माने ये लोग ठीक ठाक एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी अगर अब इनको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या हो जाएगा? बोल। अब अगर इनको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा? बेस उसका हाइड्रोजन निकाल लेगा और क्या होगा? अरे यहाँ पर एनायन को एक तरफ से स्टेबिलिटी, उधर से खाली रेजोनेंस था, यहाँ पर जो एनायन बनेगा उसको ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज करेगा, इधर से भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी आएगा उसमें। तो इनको ऐसे मॉलिक्यूल को भी अगर बेस से रिएक्शन करवा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह का एनायन में कन्वर्ट नहीं हो गया। सुनना, हम ये सब एग्जाम्पल बताना शुरू किए क्या बोलकर? यह बोलकर शुरू किए कि एनायन बनाना कठिन होता है। ये ना बोल रहे थे शुरू में, सर कहाँ कठिन है, देखिए ना बन तो रहा है धराधर एनायन। अरे बेटा, मेरी बातों को बहुत बारीक से नहीं सुने थे आप। क्या इन दोनों एग्जाम्पल में कोई सिंपल कार्बन का सिस्टम है और जिसमें कहीं निगेटिव चार्ज है? नहीं, इसमें कोई बाहरी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई सिंपल कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है? जैसे कार्बोकैटायन में कार्बन चेन और किसी एक कार्बन पर प्लस, वैसा कहाँ डेवलप हो रहा है? सिंपल कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज डेवलप करवाना मुश्किल है। हाँ, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे तो वैसा तो कोई भी मॉलिक्यूल लेकर बेस से रिएक्शन करवा दीजिए, वो एनायन बन जाएगा। बट एट दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन प्लेन कार्बन चेन। दैट इज ए डिफिकल्ट स्टफ। वो एक मुश्किल जॉब है, मुश्किल काम है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, अगर बोला जाए मुश्किल काम है इसका मतलब नामुमकिन तो नहीं है। जानते हो, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने क्या नाम बोला? एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जानते हो बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं वैसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन डायरेक्ट बॉन्डेड हो मेटल के साथ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन का बॉन्डिंग डायरेक्ट हो, क्या चीज के साथ? मेटल के साथ। आपसे अगर पूछा जाए कि ये सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2O Na, क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो क्या जवाब दोगे? नहीं। तुम लोग से अगर पूछा जाए विकास से, हाँ विकास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो क्या बोलोगे?
नहीं है, नहीं है। क्यों? मेटल डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड नहीं है। जानते हो बेटा, कुछ फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये। कौन कौन से? कुछ फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ये सर। कौन? तो अल्काइल लिथियम CH3CH2Li, जनरल फार्मूला इसको RLi से दिखाते हैं और इसको क्या नाम बोल रहे हैं? अल्काइल लिथियम बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक होता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CH2MgBr। इसको हम लोग जनरल फार्मूला RMgX से दिखाते हैं और इसका नाम क्या बोल दिए हैं? इसका नाम बोल दिए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक होता है जिसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम R2CD। एक होता है, क्या बोलिए? R2CD। यह तो जैसे ये C2H5 का होल 2CD, इसको R2CD से दिखाते हैं और इसको पुकारते क्या है? डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं R2CuLi, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, डाई अल्काइल R2CuLi। इसको जनरल फार्मूला लिखते हैं R2CuLi से और पुकारते क्या है? डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। इसी को गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। अगर याद रख सको तो याद रखना, इसको एक नाम और क्या बोले? गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, गिलमेंस रिएजेंट यही चीज है। सुनो बेटा, कार्बेनायन का बनना, प्लेन कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होना, ध्यान से सुनना सब लोग, प्लेन कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होना, ये कितना महत्वपूर्ण विषय था आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सिर्फ इस रिएजेंट के खोज के लिए ग्रिग्नार्ड साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। ग्रिग्नार्ड साहब नोबेल प्राइज जीते हुए साइंटिस्ट हैं और उनको इस रिएजेंट के खोज के लिए नोबेल दिया गया था। होता क्या है सुनो, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लो, ध्यान से सुनना, कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लीजिए, इनको जैसे ही पोलर मीडियम में डालिएगा, पोलर सॉल्वेंट में घोलिएगा, यह कैटायन अलग, ये एनायन अलग, ये कैटायन अलग, ये एनायन अलग, ये कैटायन अलग, एनायन अलग, ये एनायन के रूप में टूट जाता है। अगर हम लोगों को किसी प्लेन कार्बन चेन पर निगेटिव चार्ज डेवलप करवाना है तो हमारे पास एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लीजिए और उसको घोल दीजिए, क्या चीज में? किसी पोलर सॉल्वेंट में घोल दीजिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको क्या प्रोवाइड करवा देगा? कार्बन आयन। अब सर तब तो इतना ऑर्गेनोमेटेलिक तो आप अभी लिखें, इसके अलावे भी कुछ ना कुछ होगा ही, तो बाकी लोगों को नोबेल क्यों नहीं दिया गया? जानते हो, ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतने कम रिएक्टिव हैं, ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतने कम रिएक्टिव हैं कि बहुत अच्छे परसेंटेज में कार्बन आयन देते ही नहीं हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज में कार्बन आयन रिलीज करते ही नहीं हैं। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, वो कार्बन आयन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसको स्टोर कर पाना समझे, बना लिए और थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए कि थोड़ा देर के बाद रिएक्शन में डालेंगे, इसको स्टोर कर पाना और रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना दोनों बहुत कठिन है। इसमें ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कंट्रोलिंग एंड स्टोरिंग दोनों मुश्किल है। ये जो था वो न तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, न बहुत कम रिएक्टिव था, और ये काफी स्टेबल, एक बार बनाकर रख दीजिए तो कई महीनों तक, कई सालों तक वो उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। ये बहुत स्टेबल एनायन देता था, काम के लायक रिएक्टिव भी था,
तो इसलिए कार्बन आयन बनाने का बहुत सहूलियत वाला तरीका उन्होंने खोजा था, इसलिए इनको नोबेल दिया गया था। कार्बन आयन में अभी तक जितना भी चीज बताए हैं ये बात समझ में आ गया। किसी भी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे हम लोगों को कहीं भी कोई क्वेश्चन दे, ऐसा दे कि ये CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH इसको NaOH से रिएक्शन करवाए हैं, अरे बेटा इसमें सबसे पहला काम क्या होगा इस रिएक्शन में बताओ? कौन वाला, कहाँ का हाइड्रोजन? तुम बोलो, नाम है तुम्हारा बहुत जल्दी नहीं याद होता है, हाँ? अंजना। अरे बेटा यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा कि यहाँ का? CH3 का हाइड्रोजन निकाल दे कि CH2 का निकाल दे? जल्दी बोल ना सर। CH2 का नहीं, कार्बन वाले H2 का। सर का हाइड्रोजन निकालोगे तुम तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा। कहा है बेटा यहाँ का नहीं, क्या दिक्कत था? यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तब नहीं इसके साथ रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा एक कार्बन चेन हो, उसको अगर बेस से रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहला काम जो वहां पर होगा वो हाइड्रोजन निकालकर वो एनायन में बदल जाया करेगा। और दूसरा चीज, अगर हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को किसी पोलर सॉल्वेंट में घोल दें तो ये लोग भी आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? तो कार्बन आयन प्रोवाइड करवाएंगे। और कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो फेमस है, जो हम लोगों को ऑर्गेनिक में आगे देखने को मिलेंगे, वो ये सब है। कार्बन आयन में आज अभी तक इतना ही चीज बताए हैं। कार्बन आयन में इससे आगे की बातें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। थैंक यू।